नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का। तो डिस्क्लेमर देख लीजिए सबसे पहले। और आज का जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान ESPP। ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल तभी होने वाली है अगर आपकी कंपनी जो है, जिस कंपनी में आप काम करते हैं, जिसके आप एम्प्लॉय हैं, वो एक ESPP प्लान ऑफ़र कर रही है। अगर ऐसा है, और बहुत सी कंपनीज आजकल ऑफ़र कर रही हैं ऐसे प्लान्स, तो अगर ऐसा है तो इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत से एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो फिर इस प्लान को पूरा इग्नोर कर देते हैं, और ये एक बहुत अच्छा प्लान है। कहीं न कहीं आप जब फाइनेंशियली इस चीज़ को सोचते हो, और जो तरीका मैं बताने वाला हूँ, जिस तरीके से देखो, जो तरीका मैं बताने वाला हूँ वो बेस्ट तरीका नहीं है। लेकिन इसी तरीके को मैं ऑप्ट करने वाला हूँ, बिकॉज़ यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें आती हैं, फैक्टर्स आते हैं, जिसको मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी ESPP मतलब अलग-अलग कुछ वेरिएशंस होते हैं, देखो प्लान एक ही है हर कंपनी में, ESPP तो ESPP ही है। लेकिन अब ठीक है, कहीं थोड़ा-सा इटैलिक्स में लिख दिया, कहीं कैलीग्राफी में लिख दिया, कहीं बोल्ड बना के कर दिया उसको, कहीं फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दिया, तो राइटिंग तो वही है ना। तो प्लान वही है, सेम चीज़ है, लेकिन कुछ-कुछ जो है डिफरेंसेस हैं, कुछ-कुछ वेरिएशंस हैं। तो बात करते हैं कैसे क्या होता है। किसी भी एक कंपनी का एग्ज़ाम्पल ले लेते, देखो कंपनी मेरे हिसाब से, देखो मार्केट क्या है? मार्केट है एक नदी, ठीक है? या मार्केट कह सकते हो एक सागर है। और मान लो एक जैसे ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी, चलो ज्योग्राफी का बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि एक नदी है जो बह रही है, ठीक है? अब किसी डायरेक्शन में बह रही है वो नदी, तो अब मार्केट वो नदी है, ठीक है? मार्केट अगर ऊपर है तो ज़्यादातर उसके स्टॉक्स जो हैं वो भी उसी के साथ बह जाते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है? मार्केट नीचे है तो ज़्यादातर स्टॉक्स नीचे हो जाते हैं। तो मैं कहता हूँ ना कि कोई कंपनी से ऐसा कोई बहुत ज़्यादा, हाँ, कंपनी जिसमें आप काम कर रहे हो वो अच्छी होनी चाहिए, मतलब शेयर होल्डर्स को के लिए अच्छी होनी चाहिए। तो वो तो जो है, जो मेरे चैनल को फॉलो करते हो तो टेक्निकल चार्ट देख के समझ आ ही जाएगा कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्ट जो प्रोस्पेक्ट्स हैं आपकी कंपनी के वो क्या हैं। कंपनी ऐसी होनी चाहिए जो लॉन्ग टर्म में एक ब्रॉडर इंडेक्स के हिसाब से चले। तो मैं कुछ कंडीशंस आपको पहले लिखवा देता हूँ। देखो कंडीशन जो आपकी होनी चाहिए, सबसे पहले तो मैं ESPP बात कर लेता हूँ। ESPP क्या होता है? देखो, ये होता है एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान, ठीक है? ESPP। अब पहले तो इसको RSUs और ESOP से कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। RSUs और ESOPs अलग चीज़ होती हैं। बहुत सी कंपनीज इनको ऑफ़र करती हैं एज अ पार्ट ऑफ योर CTC। ये आपका CTC का पार्ट नहीं होता है। ESPP जो है वो एक ऐसा प्लान होता है जो आप चाहो तो ऑप्ट कर सकते हो। RSUs और ESOPs कोई ऐसे प्लान नहीं है जिसको आप चाहो या देखो, आप चाहो या ना चाहो, कंपनी को अगर लगाना होगा तो ये लगा ही देगी RSUs और ESOPs, और इसी से वो CTCs जो हैं वो इन्फ्लेट किए जाते हैं। तो ESPP क्या है? वो एक ऐसा प्लान है कि जो सैलरी आपकी आ रही है पर मंथ, आप उसमें से कुछ डिडक्शन कर सकते हो अपने ESPP के लिए। तो मतलब आप ये डिसाइड करते हो कि कितना परसेंट आपको डिडक्ट करवाना है, और कितने शेयर्स वगैरह जो भी, मतलब कैलकुलेशन करके देख लो कितने शेयर्स आप ले सकते हो कंपनी के उस परसेंटेज से। तो नॉर्मली जो है मुझे लगता है 15% की एक लिमिट है, आई थिंक US गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। आई डोंट रिमेंबर कि कौन सी रेगुलेटरी बॉडी है वहाँ पे ऐसी, बट मुझे लगता है कि शायद SEC हो। बट आई आई एम सॉरी, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, बट आई थिंक 15% आपकी मैक्सिमम लिमिट है, जो आप ऑप्ट कर सकते हो ESPP के अंदर। तो अगर आपके पास, पहली बात, देखो किसी भी कंपनी में जब आप काम करते हो तो ऑब्वियसली आप एक रिस्क तो ले ही रहे हो, ठीक है? क्या रिस्क ले रहे हो? कि आपका जो जॉब है, जो आपका सैलरी आ रही है उस कंपनी से आ रही है, जो आपका लाइवलीहुड आ रहा है, ठीक है, एक तरीके से वो आपका उस कंपनी से। तो उसके बाद आप उस कंपनी के ही स्टॉक्स में अगर निवेश करते हो तो कहीं ना कहीं आप उस रिस्क को थोड़ा तो बढ़ा रहे हो, क्योंकि फिर एक कंपनी के अंदर ही आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हो गए। आप समझ लो, आप अपना टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हो, प्लस आप अपना वहाँ पे जो है पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हो स्टॉक सिस्टम में। तो ये सब बातें आपको डराने के लिए बोली जाएंगी। तो देखो, डरना नहीं है, आपने घबराना नहीं है। कंपनी आपकी अच्छी है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है? होता क्या है ना, देखो स्टॉक मार्केट में ना, प्रॉब्लम क्या है लोगों की पता है? प्रॉब्लम लोगों की ये है ना कि पीपल आर मोर फियरफुल दैन दे आर ग्रीडी। सिंपल सी बात है। लोग ना डरते ज़्यादा आसानी से हैं, लालच नहीं करते आसानी से। इसीलिए मार्केट जब गिरती है तो पैनिक में गिरती है, कहते हैं लिफ्ट में गिरती है, और जब चढ़ती है तो सीढ़ियों में चढ़ती है, क्योंकि लालच फैलता ही नहीं है लोगों तक। तो लोग कभी पैनिक बाइंग नहीं करते।
ठीक है, बॉटम के लेवल पे, लेकिन टॉप के लेवल पे पैनिक सेलिंग ज़रूर होती। तो अब देखो, एक चीज़ आपको समझनी है कि 15% शायद मैक्सिमम लिमिट है, इससे ऊपर तो आप जा नहीं सकते हो। तो नॉर्मली कंपनीज़ क्या करती हैं, मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली कंपनीज़ आपको एक बैंड दे देती हैं 0 से 15%, कुछ कंपनीज़ में 10% तक का होता है, और मतलब इतना एक बैंड दे देती हैं कि इतना परसेंट जो है आप अपनी सैलरी का डिडक्ट करवा सकते हो टूवर्ड्स योर ईएसपीपी। तो ये जो पैसा है वो डिडक्ट होके एक यूएस ब्रोकरेज अकाउंट में चला जाता है, मतलब आपके पे स्लिप में वो दिखता है, प्लस पे स्लिप में होता ही नहीं है एक्चुअली, मतलब आपके बैंक में नहीं आता है, सीधा वहीं से कट के यूएस एक डीमैट में चला जाता है, और उसके बाद उससे ही जो है आपकी कंपनी के ही स्टॉक्स परचेज हो जाते हैं। तो ये है मोटा मोटा ईएसपीपी का प्लान, कि मतलब एम्प्लॉय जो है वो आपको, अब इसका फ़ायदा क्या है भाई, स्टॉक्स तो मैं ले सकता हूँ ऐसे भी जाके, बहुत सी कंपनीज़ हैं, मैं अपनी कंपनी का क्यों लूँ। फ़ायदा इसका ये है कि अब जैसे 0 to 15% वो है, वैसे ही एक और 0 to 15% आता है। मुझे लगता है कुछ कंपनीज़ क्या 20% का भी, मैंने शायद 20% भी सुना है। आई डोंट नो, बहुत ज़्यादा कंपनीज ऐसी नहीं होंगी मेरे हिसाब से, बट शायद चलो 15% लेते हैं टू बी ऑन द सेफर साइड। आई थिंक 20% बहुत ज़्यादा हो गया। तो 0 to 15% डिस्काउंट ऑफ द, अब ये मार्केट प्राइस भी नहीं है, तो इसको थोड़ा समझना होगा। ये 0 to 15% डिस्काउंट ऑफ द लोअर ऑफ टू प्राइजेस है। अब ये टू प्राइजेस क्या है, देखो, मतलब मोटा मोटा मेजॉरिटी ऑफ द ईएसपीपीज यही करते हैं। क्या करते हैं वो कहते हैं कि एक ईएसपीपी की एनरोलमेंट विंडो है, ठीक है, एक एनरोलमेंट विंडो है, उस विंडो की क्या होगी, एक स्टार्टिंग डेट होगी। एनरोलमेंट विंडो नहीं कहना चाहिए, एक ईएसपीपी की ही विंडो कह सकते हैं, एनरोलमेंट विंडो तो अलग चीज़ होगी। मान लो एक ईएसपीपी का टाइम फ्रेम है, एक आपको दिया गया कुछ टाइम की 10-15 दिन का टाइम दिया गया कि इसमें एनरोल कर लीजिए। फिर आपने एनरोल किया, फिर आपको अब इसमें डिफरेंसेस हैं, इसमें कुछ कंपनीज 6 महीना, कुछ कंपनीज 1 साल, कुछ कंपनी 2 साल। 2 साल बहुत बड़ा टाइम है, बट ठीक है, मैक्सिमम कंपनीज में 6 महीना या 1 साल ऐसा होता है। तो मान लो कुछ आपकी स्टार्ट डेट है, कुछ आपकी एंड डेट है, ठीक है। अब जैसे अभी मान लो, अभी दिसंबर है, मान लो कि कोई कंपनी है जिसमें स्टार्टिंग डेट है 1 जनवरी, और आपका जो विंडो है उसकी एंडिंग डेट है 30 जून, यानी मतलब जनवरी से जून तक लगभग रफली हमने 6 महीना यहाँ पे ले लिया कि 6 महीना जो है इसकी डेट है। तो अब कंपनी क्या कहती है कि हम इन दोनों डेट्स पे प्राइजेस को देखेंगे कि 1 जनवरी को प्राइस क्या था, मान लो कुछ चल रहा था 100 रुपया, और 30 जून को प्राइस मान लो कुछ चल रहा था 125 रुपया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम आपको 10% का डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, तो ये डिस्काउंट जो है वो इन दोनों प्राइजेस में से जो भी लोअर होगा उस पर होगा, यानी ये डिस्काउंट आपको 100 रुपये पे मिलेगा। अब देखो, मुझे इसमें दो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ये जो पैसा है वो मेरे डीमैट, जो डीमैट में जा रहा है वो मेरी पे स्लिप से हर मंथ कट रहा है, ठीक है। वो ऐसा नहीं कि मैंने जनवरी में स्टॉक लिया और जनवरी में, देखो नॉर्मली क्या करोगे अगर आप ट्रेडिंग करते हो, ठीक है। अब मान लो 10% डिस्काउंट पे आपको मिलता है, तो कितना, 90 रुपये पे मिलेगा। तो 90 रुपये का आपको स्टॉक मिला, और वो स्टॉक उसका भाव क्या चल रहा है, 125। तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 35 रुपये हो गया। कॉस्ट कितना था आपका, 90 रुपये था। क्या दिक्कत है, 30% से ऊपर का प्रॉफिट हो रहा है आपको 6 महीने में, बुरा है क्या? बिल्कुल बुरा नहीं है। रिस्क क्या है, कुछ रिस्क नहीं है, ठीक है। क्यों कुछ रिस्क नहीं है, क्यों बताता हूँ कुछ देखो, अब इतना आसान नहीं होता है, अब कुछ इसमें पेच आ जाते हैं, तो उन पेचों को डिस्कस करेंगे, उनके भी तरीके हैं पार पाने के। लेकिन क्या, अब मान लो ये 100 से 80 हो गया, ठीक है, नीचे आ गया, कोई बात नहीं है। अब आपको तो डिस्काउंट मिल रहा है लोअर पे, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, 80 रुपये पे 8 रुपये डिस्काउंट मिलेगा। चलो मैं लिख देता हूँ, नहीं तो बहुत से लोग फिर बाद में यही सेम डाउट पूछते हैं। तो 10% आपको मिला डिस्काउंट 80 रुपये पे, क्योंकि लोअर पे मिलेगा ना, मतलब 100 रुपये से जो है वो स्टार्टिंग डेट पे प्राइस था, एंडिंग डेट पे था 80 रुपये। तो आपको डिस्काउंट किस पे मिलेगा, 80 पे। क्यों, क्योंकि ये लोअर है। कंपनी ने क्या बोला है कि आपको ये डिस्काउंट पे मिलेगा शेयर, और जो भी लोअर होगा उसका डिस्काउंट करके फिर वो उस प्राइस पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो लोअर प्राइस ये है 80। तो अब 80 पे आपको डिस्काउंट मिलेगा 8 रुपये का, यानी आपका जो परचेज प्राइस हो जाएगा, परचेज प्राइस आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 72, ठीक है। आपका हो गया 72। स्टॉक कितना चल रहा है, 80 चल रहा है। कितने का मुनाफा हो गया, 10% का आपने मुनाफा कर लिया 6 महीने में। रिस्क क्या था,
कोई रिस्क नहीं था, ठीक है। तो स्टॉक ऊपर जाए तो आपका मुनाफा ज़्यादा होगा, नो डाउट। अगर आपकी जो विंडो है उसका जो एंडिंग प्राइस है वो अगर हायर है तो आपका मुनाफा ज़्यादा होगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप सिंपल इस तरीके समझो, आपका जो प्रॉफिट है, जितना भी आपका डिस्काउंट परसेंटेज है वो तो मिनिमम है, उतना तो होना ही होना है, ठीक है। उसमें कुछ एडिशन होना है। एडिशन क्या होना है? जो भी अप्रिसिएशन, मेरे हिसाब मैं कह सकता हूँ, अप्रिसिएशन नहीं कहूँगा, देखो सिंपल रखना है चीज़ों को, इंक्रीज इन स्टॉक वैल्यू इन दैट पीरियड। बहुत सिंपल बात है और कुछ नहीं। अब ये जो इंक्रीज इन स्टॉक वैल्यू है, ये ध्यान रखना है कि इसका भी मॉडुलस लगा है, एक एब्सोल्यूट फंक्शन होता है मैथ्स के अंदर। क्या हो गया ये, क्या हो गया? ओके, तो मैथ्स के अंदर एक एब्सोल्यूट फंक्शन होता है, तो कुछ लोग जानते होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है ये बस पॉजिटिव ही ली जाएगी, और अगर ये नेगेटिव है तो ज़ीरो ली जाएगी, मतलब नेगेटिव नहीं ली जाएगी। एब्सोल्यूट का ये मतलब नहीं होता है। तो चलो ठीक है, एब्सोल्यूट का ये मतलब नहीं होता है, एब्सोल्यूट तो नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है। लेकिन इसमें मैं एक बात कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो है एक एब्सोल्यूट, मतलब कुछ अब इफ़ लूप फॉर लूप लगा दो। देखो चलो चीज़ों को लिखते हैं अच्छे से। तो क्या है कि अगर आपका जो इंक्रीज़ है ये 0 से बड़ा है तो क्या है? ये वैल्यू। अब एब्सोल्यूट भी हटा दो, हटा दो, कन्फ्यूजन हो रहा है ना, हटा दो। तो क्या है? डिस्काउंट प्लस ये है आपका वैल्यू, ठीक। मुझे लगता है बहुत सिंपल है, इसको इतना फॉर्मूला बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और दूसरी चीज़ क्या है भाई? दो ही चीज़ें होंगी, या तो ये आपका जो इंक्रीज़ है वो पॉजिटिव में होगा या तो नेगेटिव में होगा, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं। हाँ, ज़ीरो भी हो सकता है, तो ज़ीरो होगा तो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है, मान लो अगर आपका जो इंक्रीज़ है, मान लो जैसे, देखो सिंपल बात है, पहला कंडीशन क्या था, पहला केस हमारा क्या था? स्टॉक का प्राइस क्या किया? अप्रिशिएट किया, 100 से 125 आ गया, ठीक है। तो 100 से 125 आ गया तो क्या हुआ? हमें 10% डिस्काउंट पे मिला, हमें 90 रुपये पे मिला, ठीक है, 90 रुपये पे मिला। मार्केट पे चल रहा है 125, हमारा कितना प्रॉफिट हुआ? 35। ये 35% कहाँ से आया है? जो 25% स्टॉक बढ़ा वो, और 10% का जो हमें डिस्काउंट मिला वो, तो 10 + 25 कितना हो गया? 35 हो गया। तो वही तो लिखा है, डिस्काउंट परसेंटेज प्लस इंक्रीज इन स्टॉक वैल्यू। अगर इंक्रीज ही नहीं हुआ स्टॉक, मान लो ज़ीरो इंक्रीज हुआ या फिर नेगेटिव में गया, अप्रिशिएट ही नहीं हुआ, तो सिंपल जो डिस्काउंट परसेंटेज है वही आपका प्रॉफिट है, बस जाना कुछ नहीं है। अब इसमें एक कैच हो जाता है, कुछ कंपनीज क्या करती हैं, कुछ कंपनी नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज क्या करती हैं इसमें, क्योंकि देखो अगर आप एक ऐसी कंपनी में हो जहाँ पे कोई होल्डिंग पीरियड ही नहीं है, तब तो फिर 15% पैसा लगाओ इसमें, क्योंकि देखो जाना कुछ है ही नहीं। अगर आपको, हाँ ये है कि आपके फाइनेंसिस भी देख लो, ऐसा ना हो कि आपको सैलरी की ज़रूरत है मंथली फिर आप लगा के बैठ जाओ, ऐसा भी नहीं है। मतलब थोड़ा वो भी देख लो कि कितने सैलरी में काम चलेगा आपका, उसके बाद लगाओ, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे हाँ, तो अगर यहाँ पे आप लगा सकते हो पैसा तो तब पूरा लगा दो, ठीक है। दूसरी कंडीशन कि अगर आपकी कंपनी, जैसे कुछ कंपनीज हैं वो कह देती हैं कि नहीं, 1 ईयर का एक होल्डिंग पीरियड है, मैंडेटरी है। 1 ईयर, किसी में 6 मंथ का होता है, किसी में 1 ईयर का होता है, मैक्सिमम में 1 ईयर का होता है, तो मैं 1 ईयर को लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। तो अब कुछ कंपनी, तो यहाँ पे पेच फंस जाता है, और यहीं पे लोग जो है वो, उनका दिमाग काम करना यहाँ पे बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि अब वो सोचते हैं ना कि ये तो डिस्काउंट मिल रहा था और ये मिल रहा था, लेकिन अगर ये 1 साल में स्टॉक गिर गया तो क्या होगा? तो देखो नॉर्मली ना लोग ना, अगेन आई विल रिपीट दिस, पीपल आर मोर फेयरफुल देन दे आर ग्रीडी। अरे गिर गया, गिर ही जाएगा स्टॉक, ऐसा थोड़ी ही है, बढ़ भी तो सकता है, गिर ही जाएगा ऐसा ज़रूरी थोड़ी है। लेकिन ठीक है, इसका भी तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। देखो हम तो क्या है, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, साइंस साइड के स्टूडेंट हैं, तो हम तो दिमाग लगाएंगे क्या किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीका है। मुझे नहीं लगता आपको इंटरनेट पे तरीका कहीं मिलेगा, या इतना कुछ डिटेल में तो नहीं मिलेगा जिस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। तो बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इस वीडियो में नहीं समझ आया ना आपको, तो फिर कोई और सोर्स नहीं है जहाँ पे आप समझ पाओगे इस चीज़ को। तो इसी वीडियो में समझना, और समझाने का तरीका पसंद ना आए, लगे कि कुछ कमी रह गई है तो बताना, तो मैं एक और वीडियो बनाऊँगा इसी टॉपिक पे।
क्लियर करना है चीज़ों को। अगर ESPP आपकी कंपनी ऑफर करती है तब, ऐसे नहीं कि मदद लेने के लिए बस कमेंट कर दिए कि समझ नहीं आया, ठीक है। तो ऐसे मत करा करो, क्योंकि कोई मेहनत कर रहा है तो कदर किया करिए। तो ESPP, ठीक है, 1 साल का होल्डिंग पीरियड रख दिया। अब सारा पेच इसी पे फंसता है, सारे लोगों का दिमाग जो है ना वो इसी पे खराब होता है कि यार ये हो गया है, अब क्या किया जाए। देखो, पहली बात, अब ये अगर है, पहले तो अभी तक की जो बात है वो इसको हटाकर है, 1 ईयर का होल्डिंग पीरियड नहीं है। अगर नहीं है तब तो फिर ले लो 15% की मैक्स, पूरा मैक्स लगा दो, जितना मैक्स आपकी कंपनी दे रही है लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये समझ में आ गया भाई, आर्बिट्राज बन रहा है, आर्बिट्राज बन रहा है, कुछ है ही नहीं, रिस्क है ही नहीं, फिक्स प्रॉफिट, फिक्स प्रॉफिट है, और प्रॉफिट ये बढ़ भी सकता है और ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता, इसको नेगेटिव अलाउ ही नहीं किया है होने के लिए, तो बस प्रॉफिट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब 1 साल का होल्डिंग पीरियड आ जाता है तो चीज़ें फंसती हैं वहाँ पे कि हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, वो 1 साल ही कोविड हो जाए, हमारी किस्मत तो ख़राब है ना, उसी 1 साल में 2020 हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है जनरली, लेकिन अगेन आई रिपीट दैट स्टेटमेंट, पीपल आर मोर फेयरफुल दैन देयर ग्रीडी। तो चलो इस 1 साल की भी बात करते हैं, एक साल, और इसको अभी चार्ट पे भी बात करते हैं, इस 1 ईयर को कि क्या किया जा सकता है इस 1 ईयर के दौरान। तो चलो देखते हैं। तो पहली चीज़, मान लो कि 1 जनवरी को आपने जो है वो स्टॉक लिया। पहले मैं आपको एक आर्बिट्राज प्लान बताता हूँ, जो मेरा प्लान है, जो मैं पर्सनली अपनी ESPP के अंदर करने वाला हूँ, उस प्लान को बता रहा हूँ। ये कोई मेरा विचार नहीं है, कोई ओपिनियन नहीं है, कोई व्यू नहीं है, ये बस वो चीज़ है जो मैं खुद करने वाला हूँ, उसको शेयर कर रहा हूँ, जो मैं खुद कर रहा हूँ अपनी ESPP में। तो देखो, मान लो 1 जनवरी में, ठीक है, 1 जनवरी मान लो डेट है आपकी, और ये कोई भी ईयर है, 2022 की बात नहीं कर रहा, कोई भी ईयर है। 1 जनवरी को आपका इनरोलमेंट शुरू हुआ, ठीक है। तो 1 जनवरी छोड़ो, सीधे लिखते हैं जनवरी। तो जनवरी में आपका इनरोलमेंट शुरू हुआ, फर्स्ट इनरोलमेंट था आपका जनवरी से जून, ठीक है। फर्स्ट इनरोलमेंट हो गया, अप्लाई कर दो, ठीक है। जून से दिसंबर हो गया, अप्लाई कर दो। ये मैं तब बता रहा हूँ जब एक होल्डिंग पीरियड है। अब ये होल्डिंग पीरियड अगर 6 महीने का है तो इसको भाई 6 महीने के हिसाब से देख लेना, 1 साल के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। लिख लेता हूँ कि ESPP प्लान फॉर 1 ईयर होल्डिंग। अच्छा, 1 ईयर होल्डिंग पीरियड क्या होता है ये तो पता नहीं, मतलब इसमें कंपनी कहती है कि आपका जो ESPP वाला स्टॉक है वो, अच्छा हाँ यार, ESPP को थोड़ा अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली होता कैसे है काम। देखो, जो पीरियड है जनवरी टू जून, ठीक है, इसमें हर महीने कुछ पैसा मेरे जो है सैलरी से कटता रहेगा, और वो उस डीमैट में डिपॉजिट होता रहेगा। उसके बाद होगा क्या कि एट द एंड ऑफ दिस पीरियड, जून में, मतलब जून जब खत्म हो गया तो उसके बाद देखा, उसके बाद प्राइस इवैल्यूएशन शुरू होगा, और इवैल्यूएट किया जाएगा कि किस प्राइस पे मुझे ये वाला ESPP ऑफर होना चाहिए, मतलब जितना भी पैसा मेरा अकुमुलेट हुआ है उससे किस प्राइस पे मुझे मिलना चाहिए स्टॉक, ठीक है। फिर उस प्राइस पे, उस पैसे के हिसाब से मेरे को कुछ भी नंबर ऑफ शेयर जो भी है बनता है, जो भी वो अलॉट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कैच क्या है कि मान लो जैसे जून में अंत हुआ, आपको अलॉटमेंट मिलता है जुलाई में, ठीक है। यहाँ पे दिसंबर में अंत हुआ, आपको अलॉटमेंट मिलता है नेक्स्ट जनवरी में। तो 1 ईयर होल्डिंग पीरियड में क्या है कि अगर मान लो जुलाई 2022 में मेरे को अलॉटमेंट मिला है तो मैं सेल कर सकता हूँ ओनली ऑन जुलाई 2023। अब सेम चीज़, सेल ओनली ऑन जनवरी 2023। अच्छा, 2023 ही में तो जाएंगे हम 2023 ही में तो अब जनवरी आनी है, ठीक है। तो सेल ओनली ऑन 2024, ठीक है। तो मतलब ये हुआ आपका 1 ईयर होल्ड। अब कई कई जगह पे 6 महीने है, तो 6 महीने होल्डिंग पीरियड है तो बहुत बढ़िया है। 1 ईयर होल्डिंग पीरियड है तो भी ठीक है। 2 ईयर है, 3 ईयर है, 5 ईयर है, तो फिर 5 ईयर, 3 ईयर, ये सब मेरे को नहीं समझ में आता, मैं इतना बड़ा पीरियड नहीं समझ पाता। 2 ईयर तक भी ठीक है, मैनेजेबल है। 2 ईयर भी ज़्यादा है, मैं कहता हूँ कि 1 ईयर है, ठीक है, बढ़िया, ये सबसे बेस्ट है। 6 मंथ, 1 ईयर, ये सबसे बेस्ट पीरियड है। बाकी ठीक है, मैं आपको तरीका भी बताता हूँ, उसको देख लेना, समझ लेना, और देख लेना अपनी कंपनी के चार्ट पे, टेक्निकल चार्ट पे, कि होता है नहीं होता। तो मैं एक चार्ट पे आपको दिखाऊंगा, चलो समझते हैं। ESPP क्या है वो समझ आ गया, वो क्लियर होता है यहाँ पे। अब मान लो कि ये 1 ईयर होल्डिंग पीरियड है, क्योंकि सब यहीं पे दिक्कत है। तो अब क्या करना है, अब यहाँ पे बनाना है एक आर्बिट्राज प्लान। फर्स्ट ईयर में आपका प्लान होना चाहिए कि ये जो
फेज़ है, पूरा पूरा दो दो ESPPs आपको अप्लाई करने हैं, ठीक है। ये दोनों के दोनों, जनवरी से जून और जून से दिसंबर या जुलाई से दिसंबर वाला अप्लाई कर दो, ठीक है। क्या किया आपने? अप्लाई। अप्लाई थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाना पड़ेगा आपको अपने पर्सनल लेवल पे, लेकिन मैं बता देता हूँ करना क्या है, ठीक है। इसमें मान लो आपको कुछ शेयर्स मिलेंगे, एक्स शेयर्स, इसमें भी कुछ शेयर्स मिलेंगे, हो सकता है क्वांटिटी डिफरेंट हो तो वाई लिख देते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि क्वांटिटी में मिसमैच हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई ड्रास्टिक मिसमैच हो। अब ऐसा भी नहीं है कि भाई ये जो वाई है वो एक्स के 10 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होने वाला, ठीक है। थोड़ा बहुत आसपास ही रहेगा। मान लो आपको एक्स में जो है जनवरी से जून में आपने अप्लाई किया था, आपको कितना 10 शेयर मिल रहे थे, तो यहाँ पे जुलाई से दिसंबर में हो सकता है 11 मिल जाए, 12 मिल जाए, या 8 या 9 मिले, वो हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि पहले 10 मिल रहे थे अब 25 मिल जाए, ऐसा नहीं होगा ना। तो ठीक है, तो देखो ये दोनों आपने अप्लाई कर दिए, अब क्या होगा? अच्छा, इसमें ईयर भी लिख लेते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। जनवरी 2021, यार पता नहीं 2021 का ईयर बहुत प्यारा लगता है, मतलब भूलने का मन नहीं करता है इस ईयर को। शायद इसी ईयर में हमारी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है, चलो इसीलिए। अरे सॉरी, जुलाई 2021 से दिसंबर 2021। अब आते हैं हम जनवरी 2022 में। तो जनवरी 22 में क्या होगा? अभी कोई ESPP आपका मैच्योर हुआ क्या? नहीं हुआ। ये तो यार कब, ये तो जुलाई 21 में निकलने वाला है, ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं हुआ ना, कोई बात नहीं, फिर से अप्लाई करो, कुछ जेड शेयर्स मिलेंगे आपको। अब यहाँ से यहाँ तक आपने पैसे डालने हैं, ठीक है। अगर आपकी कंपनी इस लायक है कि 1.5 ईयर्स तक अपनी सैलरी का कुछ परसेंटेज आप कंपनी में डाल सकते हो, टेक्निकल चार्ट में मैं थोड़ा सा अच्छा बात करता हूँ कि इस लायक है कंपनी, यानी कैसे समझोगे। देखो, पहली चीज़, बहुत सिंपल तरीका है समझने का। आपका जिस भी आप मतलब स्टॉक मार्केट में हो, US में हो, इंडिया में हो, हांगकांग में हो, जापान में हो, डजेंट मैटर, आपकी कंपनी का प्राइस जब इंडेक्स जब ऊपर जाता है, ठीक है, तो स्टॉक ऊपर जाता है या नहीं? ये देखो, ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा, इंडेक्स नीचे गिरे तो स्टॉक भी या तो इंडेक्स से कम गिरे या उसके बराबर या थोड़ा सा ही ज़्यादा। ऐसा ना हो कि इंडेक्स 5% गिरा, स्टॉक 20% उड़ गया। ऐसा हुआ है बहुत सी टेक कंपनी। तो टेक कंपनीज के लिए फिर इंडेक्स भी टेक वाला देखो, फिर नैस्डैक को देख लो, ठीक है। टेक के अलावा कोई सेक्टर है तो S&P को देख लो, लेकिन मोटा मोटा ये ठीक ठाक होना चाहिए। अब इसको हर जगह नहीं देखना है कि मतलब हर दिन देखोगे तो कोई स्टॉक मैच नहीं करने वाला दोस्त, हर दिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक लंबे टर्म में, एक ब्रॉडर टर्म में आप देखो कि इंडेक्स ऊपर गया है तो मोटा मोटा मेरा स्टॉक ऊपर गया जाना चाहिए, इंडेक्स नीचे गिरा है तो स्टॉक नीचे आया है या उसके बराबर आया है, थोड़ा सा ही ज़्यादा आया है नीचे या कम आया है, तो उसी रेंज में लगभग होना चाहिए। और उसकी जो गिरावट है, उसकी जो गिरावट है वो इंडेक्स जैसे ही ऊपर जाए आपका, वैसे ही रिवर्स हो जानी चाहिए। मतलब ऐसा एक मतलब आप तरीका मान लो, ठीक, एक बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ किसी भी स्टॉक को, क्योंकि इसका मतलब ये है कि वो जो स्टॉक है वो उस नदी को वॉयलेट नहीं कर रहा है। जो आपका इंडेक्स है, वो जो नदी जो डायरेक्शन बह रही है उसी डायरेक्शन में वो स्टॉक बह रहा है, तो बस ये आपको देखना है। उस डायरेक्शन में वो अगर बह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्शन अपना उल्टा उल्टा कर रहा है तो फिर थोड़ा अब समझ लेना, फिर मतलब अब क्या बोलूँ, ठीक है। डायरेक्शन अगर फिर नहीं आपको समझ में आ रहा है वैसे, तो फिर नहीं कहा जा सकता, फिर वहाँ पे थोड़ा सा रिस्क है कि मतलब हाँ ऊपर भी जा सकते हैं, फिर स्टॉक लेवल ही एनालिसिस करनी पड़ेगी स्पेसिफिक। बट अगर ये कंडीशंस हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम जून से दिसंबर के फेज़ पे। तो जून 2022 से दिसंबर 2022, अब यहाँ पे क्या करना है? देखो, 1.5 साल तक पैसा लगाना है बस, इसके बाद कुछ नहीं। इसके बाद अप्लाई करोगे, नो डाउट अप्लाई करते रहो, अप्लाई करते रहो। अब मतलब लोग तो क्या है, मतलब जॉब ही स्विच कर लेते हैं इतना टाइम
तो मैं वो सब कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप एक लंबे टर्म के लिए कंपनी में काम कर रहे हो, एम्प्लॉय हो, और इन्वेस्टमेंट देखो लंबे टर्म का ही होता है। तो बात करते हैं। तो बात करते हैं अब जून से दिसंबर में आपको करना क्या है। फिर से अप्लाई करो, लेकिन अब क्या करो, जो आपके यहाँ पे क्या हुआ होगा, जून 2021 वाले ये शेयर मैच्योर हो गए होंगे, तुरंत बेच दो, ठीक है, सेल एक्स शेयर्स। एंड अब जो अप्लाई करना है आपको, वो इतना थोड़ा सा कैलकुलेशन ऐसी लगाना कि उतना कंट्रीब्यूट करना कि आपको उतने ही नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाए, उतने ही। अब ये बन गया आर्बिट्राज। क्या हुआ, ये बन गया आर्बिट्राज। और ये आर्बिट्राज ना, आपने होल्डिंग पीरियड को गायब कर दिया। अब आपने होल्डिंग पीरियड को इस आर्बिट्राज से गायब कर दिया। इस होल्डिंग पीरियड को गायब किया आपने किससे? पैसे की ताकत से, पैसे और टाइम दोनों की ताकत से। पैसे और टाइम, तो देखो सिर्फ पैसे से तो नहीं हो सकता क्योंकि टाइम भी लगा है यहाँ पे। तो आपने क्या किया, 1.5 ईयर का टाइम दिया, ठीक है, और 1.5 ईयर की अपनी सैलरी दी, और उस ताकत से अब आपने एक परमानेंट आर्बिट्राज अपने लिए क्रिएट कर लिया है। ये आर्बिट्राज चलता रहेगा, ठीक है। अब मान लेते हैं हम जाते हैं जनवरी 2023 से जून 2023 में, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अगेन वाई आपके जो ये क्वांटिटी है ये मैच्योर हो गई मैच्योर, बेच दो और इतनी ही ले लो। तो मोटा मोटा देखो, ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम एग्जैक्ट मैच हो जाएगा आपको, क्योंकि भाई आपको एक अंदाज़ा, देखो एक मोटा मोटा अंदाज़ा तो लग जाता है। क्योंकि क्या है कि जब आप ESPP में अप्लाई कर रहे हो, आपके पास कुछ ऑप्शंस ये भी होते हैं कि विड्रॉ करना चाहते हो या ये वो, ठीक है, ये ऑप्शन भी होते हैं। तो एक मोटा मोटा आप देखो क्या करो, अगर आपकी कंपनी ऐसी है जो आपको एलोकेशन चेंज करने देती है इस पीरियड में, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मैनेज कर लोगे। अगर कोई ऐसी कंपनी है जो कहती है कि नहीं मुझे जनवरी में ही बता दो कि इतने परसेंटेज निवेश करना है, तो उसमें कंपनी का कोई फ़ायदा नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई कंपनी होगी। बट हो सकता है कि अगर सिंप्लिसिटी के लिए वो कंपनी सच करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जनवरी का जो प्राइस है उस हिसाब से देख लो कि वाई क्वांटिटी, आप ये मानो ना कि जनवरी के प्राइस पे ही मेरे को मिलना है, ठीक है। देखो हमेशा वर्स्ट कंडीशन को अज्यूम कर लो, ठीक है। तो होगा क्या, जनवरी का जो प्राइस है ना उस पर तो मिलना ही मिलना है ना। मान लो अगर स्टॉक गिर जाता है तो जून में और सस्ता हो जाएगा, तो सस्ते भाव पे मिल जाएगा। लेकिन जनवरी का जो प्राइस है उससे, ऐसा तो नहीं कि उससे ज़्यादा पे लेना पड़ेगा, ठीक है। लेना या तो इस पे ही लेना है या तो इससे कम पे लेना है, यही तो होगा ना। इससे ज़्यादा पे तो नहीं लोगे, ज़्यादा पे क्यों लोगे भाई, कि ज़्यादा हो गया तो यही लोअर हो जाएगा, समझ गया ना। तो अगर मान लो जून में स्टॉक गिर जाता है जून तक, तो जून के प्राइस पे मिल जाएगा इसके डिस्काउंट पे, और अगर गिरता ही नहीं है तो जनवरी के प्राइस पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी ओपनिंग प्राइस पे आप ले लो क्वांटिटी, या फिर अगर आप एलोकेट कर सकते हो, वेरी कर सकते हो तो वेरी कर लो, ठीक है। तो ये भाई अपना मैनेज कर लेना। शेयर्स एग्जैक्ट वाई ना भी हो तो कोई बात नहीं यार, एक दो शेयर ऊपर नीचे चल जाएगा, रख लेना उनको, ठीक है। रोने नहीं वहाँ पे एक दो शेयर के लिए। आपको एक आर्बिट्राज का तरीका बताया जा रहा है। तो जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 अगेन क्या करना है, सेल जेड शेयर्स एंड बाई जेड शेयर्स। सिंपल है, जेड आपका मैच्योर हो गया। अब क्या करना है, जनवरी 2024 से जून 2024। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई दिमाग नहीं लगाना। फिर से सेल एक्स एंड बाई एक्स। तो अब ऑब्वियसली आपकी देखो सैलरी तो बढ़ रही होगी, तो परसेंटेज यहाँ पे डाउन होना चाहिए आपका, ठीक है। जो भी ESPP का परसेंट यहाँ पे देखो, मैं रिकमेंड करूंगा ना कि यहाँ पे मैक्सिमम रख सकते हो, जितना रख सकते हो उतना रखो, ठीक है। जितना रख सकते हो उतना, क्योंकि ये जो पैसा है ना, आपको ध्यान देना कि सैलरी इस पॉइंट पे आपकी हो सकता है कम हो, इस पॉइंट पे तो बढ़ जाएगी ना। तो इस पॉइंट पे ये पैसा जो है ना वो आपको बहुत ज़्यादा खटकेगा नहीं, बहुत ज़्यादा खटकेगा नहीं। और इस पॉइंट पे तो क्या, आप जितना कम आपको मिल ही रहा है, वापस ये पैसा वापस क्रेडिट हो रहा है, ये पैसा डेबिट हो रहा है, तो कुछ हो ही नहीं रहा है डेबिट, उल्टा क्रेडिट ही हो रहा है, ज़्यादा ही क्रेडिट हो रहा है। ज़्यादा क्यों क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि भाई ज़्यादा ही क्रेडिट हो रहा है। ये क्रेडिट हो रहा है, देखो क्या क्रेडिट हो रहा है, ये क्रेडिट हो जा रहा है तुरंत, ये तुरंत क्रेडिट हो जा रहा है, ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज। तो बस अब एक परमानेंट लूप चल गया यहाँ पे, जिस लूप का एंड तब है जब आप करना चाहो, ठीक है। जब आप करना चाहो, जब आपको लगे कि ठीक है पैसा अच्छा खासा हो गया है, नहीं लेना है अब तो मत लो,
आपकी मर्जी है, लेकिन ये आपका एक आर्बिट्राज बन गया। 1.5 साल का टाइम लगेगा इस आर्बिट्राज को सेटअप करने में, लेकिन उसके बाद बस पैसा ही फ्री का पैसा है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, कंपनी कैसी होनी चाहिए मैंने आपको बता दिया। कंपनी ऐसी होनी चाहिए कि भाई इंडेक्स के साथ चले, उल्टी गंगा ना बहाए। ठीक है, और इंडेक्स से, और कुछ कंपनी जैसे हैं जो इंडेक्स से अच्छा भी कर जाएंगी, क्योंकि टेक सेक्टर में जो है बूम है अभी, तो बहुत सी कंपनी, अभी तो खैर रिसेशन है, लेकिन क्या है कि टेक सेक्टर में रिसेशन कहाँ लंबा हो जाएगा, नहीं होगा। आईटी ही तो है दुनिया में, और है क्या, मतलब रेवोल्यूशन वाइज में बात कर रहा हूँ। बाकी तो दुनिया में हेल्थ केयर भी है, बायोटेक भी है, किसी एक सेक्टर को ऐसे नहीं बोलते, लेकिन हाँ मतलब आईटी का एक बहुत बड़ा रोल है, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। तो करना क्या है, करना ये है, ठीक है, करना ये चीज़ है आपने, और कुछ नहीं करना है। ये आर्बिट्राज है। अब देखो ये बेस्ट मेथड नहीं है, मैं बताता हूँ। देखो किसी भी आरएसयू में, ईजॉप में हिस्ट्री कहती है कि आरएसयू हो, ईजॉप हो, ईएसपीपी हो, कुछ भी हो, पैसा वही कमाता है ना जो बेचता ही नहीं है। लेकिन अब देखो क्या है कि ज़िंदगी है, अब बेचना ही नहीं है तो मतलब नहीं है। आपकी ज़िंदगी सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप बस स्टॉक खरीदते जाओ, पैसा जोड़ते जाओ। बेचो स्टॉक को, ठीक है, अपने जो ड्रीम्स हैं, स्टॉक मार्केट में क्यों आए हो, ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए ना। तो अपने जो ड्रीम्स हैं आप उनको फुलफिल करो, ठीक है, बेचना ही नहीं है वो तो अब ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट तो आप ही जाती है, ठीक है, लॉन्ग टर्म में। तो अब फिर तो कोई कोई बेस्ट टाइम है ही नहीं स्टॉक्स बेचने का। तो वो तो आपकी लाइफ है ना, तो बेचना तो पड़ेगा। तो ये एक आर्बिट्राज आप ऐसे बना सकते हो। अब इसमें देखो रिस्क क्या लगा, और लोग कहते हैं रिस्क है कि भाई जॉब भी वहीं कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी वही कर रहे हैं, कोई रिस्क ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि 1.5 साल का पैसा आपने लगाया, 1.5 साल में सैलरी का कुछ 5%, 10% कितना हो गया, ठीक है, वही इन्वेस्टेड रहेगा। और वो लगातार देखो, वो बस उसके बाद ना, उसके बाद तो आप कुछ लगा ही नहीं रहे हो। यहाँ पे आपका निवेश कितना है, नेगेटिव निवेश कर रहे हो आप। क्यों? क्योंकि भाई ये बेच रहे हो, ये खरीद रहे हो। अब चलो एक चार्ट पे एग्जांपल ले लेते हैं इसी चीज़ का। पानी पी के आता हूँ, एग्जांपल लेता हूँ। ओके, तो आधे घंटे की वीडियो हो गई लगभग। देखो इन चीज़ों में टाइम लगता है, ठीक है, और ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई ऐसी चीज़ है ना जो आप इंटरनेट पे कहीं ढूंढ के दिखा देना, ये क्योंकि मैंने, ठीक है, अब नो डाउट आपको कुछ कुछ सजेशंस मिलेंगे, एडवाइस मिलेगी, बट इस तरीके से समझाया हुआ कहीं नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि यही आपको करना पड़ता है। थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको जगह जगह से इकट्ठा करके फिर उसमें दिमाग लगा के बनाना पड़ता है, और दिमाग लगा के कुछ बनाओगे ना तो उस पर बिलीफ रहेगा, ठीक है। तो इस पर अभी आप अपना दिमाग लगाइए, ठीक है। मान लो आपका 6 महीने का नहीं पीरियड है, आपका 1 साल का पीरियड है, या आपका होल्डिंग पीरियड कुछ डिफरेंट है, तो अपना दिमाग लगा के अपना बनाइए, ठीक है। ये कोई डेट्स नहीं है, ये बस पीरियड है, ठीक है, ये बस पीरियड है और कुछ नहीं। तो चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ, आर एस यू ईजॉप के बारे में मुझे बात करनी। देखो यार, अगर आपके पास आर एस यूज और ईजॉप्स हैं ऑलरेडी, और उसके बाद भी आपकी कंपनी इन एडिशन कहती है कि ई एस पी पी ले लो, मत लो, ठीक है, मत लो। मतलब ठीक है, आप आर्बिट्राज बनाना चाहते हो तो कर लो, लेकिन फिर मुझे लगता है ना कि क्या है कि एक स्टॉक के अंदर ना ओवर मतलब बहुत एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक डाइवर्सिफिकेशन भी तो रखना, अपना भी तो एक पोर्टफोलियो होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 1.5 साल ठीक है आपने अपनी कंपनी में ही निवेश किया, तो मैक्सिमम तो यार जो लोग होते हैं वो स्टॉक मार्केट में ही कहते हैं कि 10% अब टोटल निवेश करेंगे, तो टोटल ही आपने वो सारा वही निवेश कर दिया। तो इस टाइप की चीज़ नहीं है, इस टाइप की हरकतें नहीं करनी है। अगर आपके पास आर एस यू ईजॉप है तो फिर ऑलरेडी आपके पास है ना स्टॉक, क्या दिक्कत है, फिर बढ़ेगा तो उसी में मिलेगा आपको, ठीक है। अगर वो सी टी सी का पार्ट है, कुछ कर नहीं सकते उसका, तो उसी को रखो, फिर इसकी ज़रूरत नहीं है इसकी। लेकिन हाँ, ये ऑब्वियसली मुझे लगता है कि आर एस, आई एम नॉट श्योर ईजॉप से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ईजॉप अलग अलग थोड़ा सा होता है, बट आई थिंक ई एस पी पी जो है वो अपने आप में एक बहुत यूनिक प्लान है, एक बहुत अच्छा प्लान है। तो यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है कि कौन सा बेटर है। मेरे हिसाब से ई एस पी पी आपको फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर देता है ये सब करने की, जो कि आर एस यू में तो फिक्स डेट्स हैं, ईजॉप में तो फिक्स चीज़ें हैं, ऑप्शंस हैं वो तो ई एस पी पी आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, मेन बात ये है। तो देखो आइडियली अगर आपको पैसे नहीं चाहिए, ठीक है, आपके पास डिस्पोजेबल इनकम है, तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे 15% सैलरी, यहाँ पे
जो मैक्सिमम आपको सरकार अलाउ करता है, मैं यही कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यही कर रहा हूँ। तो 15-15-15% कर दो, ठीक है। फिर आपका थोड़ा, अब ऑब्वियसली भाई जून 2022 तक आपका कुछ तो इंक्रीमेंट हो जाएगा सैलरी, तो हो सकता है 12-13% ही में जो है आपके एक्स नंबर ऑफ शेयर्स आ जाए। बट इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि शेयर का प्राइस भी बढ़ सकता है, तो हो सकता है फिर 15% ही ले। अब कुछ भी हो सकता है, हम मान रहे हैं कि हाँ 13% में आ गया, ठीक है, पहले की सैलरी वापस आ गई। अच्छा, यहाँ पे तो परसेंट ही क्यों लगना है आपका, मतलब यहाँ पे वो तो नहीं जाना है, बस आपको उतना परसेंट देना है जितने में आपके शेयर्स आ जाए। ऐसा तो नहीं जाना है क्योंकि आप यहाँ बेच भी रहे हो खरीद भी रहे हो, तो कहाँ ही पैसा गया आपका, पैसा तो नहीं गया। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट का चार्ट खोला हुआ है। अब जो आपकी कंपनी हो आप उसके चार्ट पे एनालिसिस कीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पे आपको करके दिखाता हूँ, चीज़ को समझते हैं। तो ठीक है, नॉर्मल जो आपके देखो माइक्रोसॉफ्ट का मेरे हिसाब से 2 साल का ESPP प्लान होता है, मतलब 2 ईयर का लुक बैक पीरियड होता है। हाँ, इसको लुक बैक पीरियड बोलते हैं। ये जो स्टार्टिंग डेट और एंड डेट है कि ये डेट्स, इसको बोलते हैं। जहाँ पे मैं यहाँ पे कंफ्यूज था ना, इनरोलमेंट विंडो वगैरह आ गया, हाँ ये विंडो में, तो इसको कहते हैं ESPP लुक बैक, ठीक है। चलो आ जाओ माइक्रोसॉफ्ट पे। तो क्या करना है माइक्रोसॉफ्ट में, अच्छा माइक्रोसॉफ्ट में आइए। माइक्रोसॉफ्ट में देखते हैं दिसंबर का क्लोजिंग तो हमको नहीं पता, हम 2021 से देख लें, या चलो 22 से ही देख लेते हैं, ठीक है 22 से देख लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि यही जो क्लोजिंग है इसी के आसपास क्लोजिंग है दिसंबर की। तो अच्छा, लेकिन हम आगे तो नहीं देख पाएंगे ना आगे का चार्ट, हाँ 1 साल होल्डिंग का नहीं देख पाएंगे। चलो फिर हम आते हैं 2000 यहाँ पे। मैं आपको एक सिंपल प्लान दिखाता हूँ। हम आते हैं 2000 यहाँ पे, जनवरी 2022 में आ जाते हैं। मैं डेली चार्ट क्यों देख रहा हूँ, वही तो मैं गलती कर रहा हूँ। डेली चार्ट आपने देखना ही नहीं है, आपने देखना है मंथली चार्ट इसके लिए, और हो सकता है 6 महीने का लगा लो चार्ट। देखो मंथली चार्ट में मेरी जनवरी की कैंडल है, कहीं होगी इधर, ठीक है। ये ओपन आया 335, ठीक है, जनवरी का ओपन आया 335। अब यहाँ पे हमारा रिसेशन शुरू जून में आता है, ये जून का क्लोजिंग आता है 256, ठीक है। 335 और 256 दोनों में से लो क्या है, 256। तो आपका जो परचेज प्राइस हुआ वो क्या हुआ, ठीक है, आपका परचेज प्राइस क्या हुआ 256 का 25 रुपया डिस्काउंट, तो लगभग 225 रुपया पे आपको मिलेगा। 225 रुपीज़ पे माइक्रोसॉफ्ट का शेयर मिल गया आपको, ठीक है, यहाँ पे 225 रुपीज़ पे। अब मान लो आप आर्बिट्राज सेट किए बैठे हो, आप पहले 1.5 साल ही में आर्बिट्राज सेट किए बैठे हैं यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, 225 पे आपको मिला, ठीक, एक्स नंबर ऑफ शेयर्स मान लो, ये एक्स नंबर ऑफ शेयर्स आपने 225 पे ESPP से लिए, एक्स नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट प्राइस पे बेच दो। मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, 256, क्या गया आपका, कुछ नहीं गया, बन गया आर्बिट्राज, ठीक है, बन गया पैसा यहाँ पे। ऐसा करते करते ना ये 1.5 साल का स्टॉक भी फ्री हो जाएगा आपका कुछ ही टाइम में, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कम दिख रहा है क्योंकि भाई स्टॉक आपका गिरा है तो इसलिए कम दिख रहा है आपको, लेकिन अच्छा 200, हाँ ठीक है 200 सही है, 256। अब आते हैं इसमें, आ जाते हैं पीरियड में, तो इस पीरियड में भी गिरा है, तो यहाँ पे तो मतलब इस पूरे साल ही गिरा है स्टॉक। तो फिर से देखते हैं यहाँ पे हमारा 256 ओपनिंग है, 248 के आसपास क्लोज, तो इसमें वही आसपास में 248 का डिस्काउंट 24, तो वही 24-25 रुपये इसमें ही बना, ठीक है। तो इस पीरियड में भी यही कुछ बना पैसा आपको 10% के आसपास। ये देखो स्टॉक गिरता हुआ स्टॉक है तो 10% बना, ठीक है। अब इधर चढ़ते हुए पे देख लेते हैं। चढ़ते हुए पे देखो ना कितना बढ़िया है स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट जब ऊपर जा रही है तो पैसा मुझे मिल रहा है, नीचे जा रही तो पैसा मेरा जा नहीं रहा है। अरे भाई मूर्ख, ले लो इसको, क्या दिक्कत है, लेना ही चाहिए। ओपनिंग है 251 जून में, और दिसंबर की क्लोजिंग है 336। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। मार्केट प्राइस क्या है 336, और आपको कितने पे मिल रहा है, कितने पे मिल रहा है आपको,
देखो ओपनिंग 251 मतलब 225। ये माइक्रोसॉफ्ट 225 रुपये पे ही देना चाहता है शेयर। 225 का शेयर 336 में बेच दिया आपने। 225 का शेयर 300। अब बताओ, यहाँ पे तो देख के लग रहा था कि नहीं बहुत साल लग जाएंगे, यहाँ पे देख के क्या लग रहा है? ये 1.5 साल वाला जो स्टॉक है वो कितने टाइम में फ्री हो जाएगा आपका? सोचो, वो मतलब फ्री का हो गया, वो पैसे ही नहीं लगे उसके भी, तो हम तो वो भी फ्री का कर देंगे, दिक्कत नहीं है। देखो ऐसे दिमाग लगना चाहिए, ऐसे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो चीज़ें समझ में आनी चाहिए। मैथ्स में नंबर अच्छे थे मेरे बोर्ड में, हालांकि बाकी साइंस के सब्जेक्ट में और ज़्यादा अच्छे थे। और पीछे चलते हैं तो जनवरी, यहाँ पे जनवरी 2021 में देख लेते हैं एक बार, 2020 पे भी आएंगे। तो जितना पहले, मैं तो इसमें अपनी कंपनी पे ना मैं 2010 से किए बैठा हूँ। अब आप अपनी कंपनी में जितना चले, इस वीडियो में थोड़ा बहुत दिखाऊंगा क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो गई ऑलरेडी। तो जनवरी 2021 ओपनिंग आती है आपकी 222 की, ठीक है। जून में आपका प्राइस आ जाता है क्लोजिंग आती है 270, 222 से 270, ठीक है। बिजनेस अपना बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। परचेज प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस लिख दो सीपी शॉर्ट में, क्या तो समझते हो गए। 222 का 22 रुपये डिस्काउंट, 200 रुपये पे मिल गया, ठीक है। मार्केट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है आपका? एसपी सेल प्राइस 270। क्या दिक्कत है यार, 70 रुपये मिल रहे हैं 200 रुपये में, कितना होता है? जोड़ो, रिटर्न जोड़ो, कितना होता है? 35% का रिटर्न है 6 महीने में, 1 साल में नहीं, 6 महीने में 35% का रिटर्न है, ठीक है। बढ़िया। और 6 महीने में भी नहीं, 6 महीने में ये भी तो कहाँ, ये तो IRR रिटर्न हुआ ना, IRR रिटर्न हुआ ना। 6 महीने भी कहाँ आपका पैसा निवेश हुआ है? आपका पैसा तो हर महीने घटा है ना, हर महीने कटा है आपका पैसा। जो पैसा जून में कटा है वो भी वापस आ जा रहा है जुलाई में, ठीक है। जो पैसा, देखो यही अच्छा लगता है मुझे ESPP में, कि आपको जो है 200 रुपये का प्राइस मिल रहा है, वो प्राइस जो किसी मार्केट पार्टिसिपेंट को नहीं मिल रहा, या फिर जिसने यहाँ पे, कहाँ गया यार, थोड़ा पीछे आ गया मैं ना, हाँ, जनवरी का ये प्राइस रहा, ठीक है। तो 200 रुपये का प्राइस किसी ने यहाँ पे लिया होगा। तो एक इंसान है जिसने नवंबर 2020 में सारा पैसा लगा दिया लमसम, एक 6 महीने का। आप हो जो हर महीने सैलरी लगा रहा है, प्राइसिंग, ठीक है, प्राइसिंग, ठीक है। तो बढ़िया पैसा बन रहा है, ये बढ़िया पैसा बन रहा है। चलो एक और देख लेते हैं 1 ईयर और, मतलब आप 10 साल का करो, मैं 10 साल का डेटा एनालाइज करे बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और 1 ईयर होल्डिंग पीरियड का टेंशन ही नहीं लेना, मैं आपको बताया ना, होल्डिंग पीरियड का टेंशन ही मत लो। देखो ये सोचोगे कि होल्ड, और पता है इसमें भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप होल्डिंग पीरियड रख के भी, होल्डिंग पीरियड के बाद भी बेचो ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ वो क्यों करना, मैं कहता हूँ ये करो ना, बिजनेस यहाँ बन रहा है आपको, बड़ा पैसा आपको यहाँ बन रहा है, यहीं करो ना। आर्बिट्राज में पैसा बन रहा है आपको इतना, तो 1 ईयर का क्यों यहाँ पे जो है, क्योंकि 1 ईयर में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना, फिर उसको पास को देख के नहीं बता सकते कि क्या होने वाला है। तो ये करो, मैं तो ये करूँगा, आप जो करना चाहो करो। और फिर मैंने बताया कि बड़ा पैसा RSUs, ESOPs और ESPP में उसी को बनता है जो बेचता ही नहीं है कभी। तो जितना लंबा रख सकते हो उतना लंबा रखने में पैसा बनता है, कोई डाउट नहीं है इसमें, क्योंकि वो तो मतलब ऊपर जाएगा ही जाएगा ना, मार्केट के साथ वाला स्टॉक है, आपको तो जाना ही है उसने। तो यहाँ पे देखो दिसंबर में मेरी क्लोजिंग क्या थी, क्लोजिंग थी 222 की, और जून में थी, ओपनिंग थी 182 की। बहुत सही पैसा बना। क्या बना पैसा? कॉस्ट प्राइस हुआ 182 माइनस 18, 168, नहीं 18, 164, ठीक है। सेल प्राइस हुआ 202 था, 202 था ना शायद, दिसंबर 2020 का, दिसंबर का ही देख रहे थे ना हम, 222 था, हाँ 222 था, ठीक है। 222, 164 पे खरीदा, 222 पे निकाल दिया। माइक्रोसॉफ्ट का शेयर है, कोई पेनी वेनी स्टॉक की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट का स्टॉक। देखो फ्लक्चुएशन ना इतनी ज़्यादा होती है ना दोस्त, आपको गिरते हुए बाज़ार में भी जो है कुशन मिल रहा है,
बढ़ते हुए बाज़ार में सारा मुनाफा मिल रहा है प्लस डिस्काउंट मिल रहा है, और डिस्काउंट की वजह से मुनाफा और ज़्यादा दिख रहा है। देखो, जिसको कंपाउंडिंग समझ में आती है ना, उसको समझ में आता है कि ये जो 10% है ना, उसकी वैल्यू कितनी है। और जिसको कंपाउंडिंग नहीं समझ में आती, वो कहता है 10% है यार, 1 साल होल्ड करना पड़ेगा, छोड़ो हटाओ। तो ये है, इट इज़ नॉट जस्ट 10%। द लुक बैक पीरियड जो है ना, वो सबसे अमेजिंग पार्ट है ESPP का। और लुक बैक पीरियड तो इतना अमेजिंग है ना कि 10% डिस्काउंट तो बस एक बोनस है। ESPP सिर्फ लुक बैक पीरियड पे ही एम्प्लॉयज़ को ले लेना चाहिए, सिर्फ लुक बैक पीरियड पे ही, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया चीज़ है। ठीक है, तो चलो एक पीरियड और देख लेते हैं, फिर रैप अप करते हैं इस वीडियो को। कल मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगा कि जो नए नए ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, कुछ कुछ ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं फ्री ब्रोकरेज वाले, तो इसके अगेंस्ट कुछ लोग बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस पर मैंने एक मतलब दोनों पक्ष हैं, दोनों पक्ष को मैंने सुना। कुछ लोग अगेंस्ट हैं, कुछ लोग फेवर में हैं, तो दोनों ही के अपने अपने पॉइंट्स हैं, पॉइंट सही हैं, वैलिड हैं। तो उस पर थोड़ा सा कल चर्चा करेंगे। कल की वीडियो बहुत छोटी होगी, इस पर तो मतलब पूरा थ्योरी आपको समझानी पड़ी थी, बट मुझे लगता है समझ आ गया होगा। ESPP आपको समझ आ गया होगा करना क्या है। ठीक है, देखो जून की क्लोजिंग। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ये आप देख कैसे रहे हो क्लोजिंग में? अरे ये ऊपर लिख के आता है ये चार्ट में मैं ऐसे ही मतलब कैंडल पे हॉवर करता हूँ, मैं बता देता हूँ कि ये है ये है। कुछ लोग कहते हैं कि आप ऐसे तो नहीं देख रहे हो कि ऐसे कर सक, अरे ऐसे क्या मजाक है। क्लोजिंग ऊपर से देखो भाई, 203। ठीक है, जून में राइट, तो जनवरी में ओपनिंग 158। वाओ वाओ, 158, 15 रुपये, 15 भी नहीं 16 रुपये। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हुआ आपका 142.2 कुछ। कैलकुलेशन गलत हो तो माफ़ करना, क्योंकि बहुत तरफ कैलकुलेशन ही कर रहा हूँ मैं। 15.8 होना यही चाहिए, 15.8 कम हुआ है, होना यही चाहिए। सेलिंग प्राइस आपका, सेल प्राइस हमेशा भूल जा रहा हूँ। देखो, खरीदी का भाव याद है, बेचने का भाव भूल जा रहे हैं। ठीक है, तो यही होना चाहिए, खरीदने का प्राइस आपको याद रहना चाहिए, बेचने का टाइम भूल जाना चाहिए स्टॉक को, पैसा वहीं बनता है। 203, 203 था ना, एक सेकेंड, 203, हाँ 203.5, 203, जो भी लिखना चाहो लिखो ये हमने दिखा दिया पिछले कुछ आपको ESPP पीरियड्स। बताओ, अब यहाँ पे मेरा ये काम नहीं है कि मैं रिटर्न परसेंटेज बताऊँ। मुझे लगता है इसमें कितना बना होगा आपको, 10%, 10, 11, 12 कुछ भी बना हो, इसमें 10%, 11, 12 जो भी बना हो। मेन आपको बनेगा पैसा अप ट्रेंड में, जब मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको पैसा ही पैसा। अब ये 35% भी ज़्यादा, 35% से भी ज़्यादा है मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये तो IRR है ना, तो IRR है ये, तो आपका CAGR भी नहीं है, IRR रिटर्न है। ठीक है, वो भी 6 महीने का रिटर्न है, 6 महीने का, 1 साल का सोचो। यहाँ पे भी 60 रुपये बन गया 164 में, यहाँ पे भी देखो 60 रुपये बन गया 142 में। ठीक है, ये है, ठीक है, सिंपली सिनेरियो ये है। अब इसमें दिक्कत मेरे हिसाब से कोई नहीं है, क्योंकि फ्लक्चुएशन तो स्टॉक में होना ही है। ऐसा तो नहीं है कि 6 महीने भर स्टॉक, और यहाँ पे मैं अब इतना, यहाँ पे ना मैं जिस कंपनी में मैं निवेश करने वाला हूँ उसमें मैं 2008 तक भी देखा हुआ हूँ, तो 2008 तक में कुछ नहीं दिक्कत हुई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो 2000, मुझे लगता है कि आप किसी कंपनी में अगर करना चाह रहे हो ESPP प्लान, तो 2010 तक देख लो, कोई दिक्कत नहीं। 2020 की साइकिल भी कवर हो जाएगी उसी टाइम पीरियड में, तो चीज़ें समझ आ जाएंगी। 2008 तक देखना है, 8 तक देखना, कोई इशू नहीं। ठीक है, देखो अगेन, पीपल आर मोर फेयरफुल दैन दे आर ग्रीडी। 2008, 2020 ये सब होता है, कभी कभी होती हैं चीज़ें, इस टाइप के क्रैशेस होते हैं, बट न्यूज़ में वही हाईलाइट होता है, फिर लोगों को दिमाग में वही सब छप जाता है। एक्चुअली न्यूज़ में वालों की कोई गलती नहीं है इसमें, न्यूज़ में सब कुछ आता है, लेकिन लोग नेगेटिव न्यूज़ को अटेंशन देते हैं, तो गलत चीज़, ये सब नहीं करना है। देखो, मैं जब स्टॉक मार्केट में आया हूँ ना, एक बड़ा नाम बनाने आया हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मेरा यही सोचना है। आप नेगेटिविटी के पीछे भागोगे तो बाहर की नेगेटिविटी को अपने अंदर अगर घर करने दोगे तो फिर आपकी नौका भी डूब जाएगी। ठीक है, जैसे बाहर का पानी जब नाव के अंदर आता है तभी नाव डूबती है।
ठीक है। नाव को डुबाने वाला और कोई नहीं होता है, बाहर का जो पानी अंदर आता है ना वही डुबाता है नाव को, ठीक है, नहीं तो डूबती है, डूबेगी नहीं। तो ये था ईएसपीपी का पूरा प्लान, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों कल की वीडियो में, बाय बाय फॉर नाउ।